अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ दोस्त दारम बाय अरीश शाह पार्ट 20। उसकी आंख खुली तो कमरे में रोशनी थी। इस वक्त वो पूरी तरह से दारम की पनाहों में कैद थी। वो बिना शर्ट के गहरी नींद में सो रहा था। दर ने एक नज़र उसके सोए हुए चेहरे पर डाली। इस वक्त माथे पर बिखरे बालों में वो बेहद दिलकश लग रहा था। दर ने मुस्कुराकर उसकी घनी लंबी खूबसूरत पलकों को देखा था। वो सोते हुए भी बेहद पुरकशिश लगता था। उसने देखा था कल वो जिस जगह घूमने गए थे वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बार बार उसे देख रही थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। तभी तो उसने दारम को वहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन अजीब लड़कियाँ थी। दूर तक घूम घूम कर उसे देखती रही, यहाँ तक कि उनमें से एक लड़की तो बार बार दारम की तवज्जो हासिल करने के लिए इशारा भी कर रही थी। उसने तो तभी दारम का हाथ थाम कर उसका चेहरा जकड़कर अपनी तरफ करके उसे ये बताने की कोशिश की थी कि दारम एक मैरिड इंसान है। लेकिन शायद वो लड़की ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ थी, या उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था इस बात से। लेकिन दर को फ़र्क पड़ता था, इसलिए वो दारम को वहाँ से अपने साथ वापस ले आई थी। वापस आने के बाद उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लेकिन डिनर करते हुए जब दारम ने कहा कि उसे सब पता है कि उसका मूड ख़राब उस लड़की की वजह से है जो उसे इशारे कर रही थी, तो उसे झटका लगा था। मतलब कि वो जानता था कि वहाँ कोई लड़की उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दारम उसे इग्नोर करता रहा। दारम ने उससे कहा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी लड़कियों की सोच से या उनके तरीक़ों से उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसकी बीवी उस पर कितना यकीन करती है और उसे अपनी तरफ मुतवज्जा रखने के लिए क्या कुछ कर सकती है। मतलब कि वो उसकी भी सारी हरकतों को काफ़ी गौर से नोट कर रहा था और शायद इंजॉय कर रहा था। उसे उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन ये सोचकर अच्छा भी लगा था कि दारम उसकी तबीयत के हर पहलू से वाकिफ़ है। कल कमरे में आते हुए दारम ने उसे कहा था कि जब तक वो कमरे में ना जाए तब तक दर सो नहीं सकती। वहाँ दारम को उसका कोई जानने वाला मिल गया था, जिसने दारम को ज़बरदस्ती अपने साथ ही नीचे रोक लिया। वो रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस आदमी के बार बार कहने पर रुक गया। और फिर जब कमरे में आया तब दर सो गई। वो सिर्फ उसे तंग करने के लिए सोई थी, लेकिन दारम ने रात को ही उसे वापस जगा दिया था, जबकि अब वो उसे किसी तकिए की तरह खुद में दबोच कर सोता था। उसने अपना आप उसके बाजू से आज़ाद करवाने की कोशिश की तो दारम ने ज़रा सी आंखें खोलकर उसे घूर कर देखा और एक बार फिर से उसके नाजुक से वजूद को खुद से लगाते आंखें बंद कर गया। दारम साई, उठे ना, बहुत वक्त हो गया है। देखे तो सही, दिन का 1 बज रहा है। हम क्या सारा दिन यही सोते हुए गुजारेंगे। उसके कसरती बाजू पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो तुम्हें कौन सा जल्दी जाग कर कोई मेडल मिल जाएगा। सो जाओ, अभी बहुत वक्त है। शाम को किला देखने जाएंगे। वो उसे दोबारा खुद में कैद करता वैसे ही आंखें बंद करके बोला। वाह दारम साई, वैसे किले में क्या है। वो उसकी बंद आंखों को अपनी उंगलियों से छूते हुए पूछने लगी तो दारम ने आहिस्ता से उसकी उंगलियों को थामते हुए अपने लबों से लगाया। कुछ खास नहीं, बस इतना पता है कि कोई राजा हुआ करता था जो दुश्मनों की बेटी से मोहब्बत कर बैठा था और दुश्मनों की बेटी ने चाल चलकर राजा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। राजा अपना महल छोड़कर उस किले में आकर रहने लगा। उसने उस लड़की की मोहब्बत के लिए सारी दुनिया को ठुकरा दिया। दौलत, शोहरत, ऐश व इशरत, हर चीज़ भुलाकर वो बंजारों जैसी ज़िंदगी गुजारने लगा। उसे अपनी बाहों में कैद किए हुआ आहिस्ता आहिस्ता बता रहा था, तो क्या उस लड़की को राजा से कभी मोहब्बत नहीं हुई। उसकी सच्ची मोहब्बत ने क्या उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं जगाई। उसे सचमुच में उस राजा से हमदर्दी हो रही थी। वो लड़की भी उस राजा की मोहब्बत में कैद हो गई थी, लेकिन उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अक्सर उस किले में राजा से मिलने के लिए आती थी और फिर उस खेल को ख़त्म करने के लिए उसने अपने बाप को बता दिया कि राजा कहाँ छुप कर बैठा है। उस पर हमला करते हुए दुश्मनों ने राजा को जान से मार डाला और जब उस राजा की मौत की खबर उस लड़की तक पहुँची तब वो उस राजा से मोहब्बत कर बैठी थी। उस लड़की ने राजा की लाश पर जाकर चीख चीख कर अपनी मोहब्बत को कबूल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा दुनिया छोड़ चुका था। कहते हैं कि वो लड़की राजा की मौत के बाद पागल हो गई थी। वो न जाने कितने साल उसी किले में भटकती रही और फिर एक दिन राजा की यादों के साथ वो भी हमेशा के लिए एक याद बनकर रह गई।
सुनने में तो ये भी आया है कि आज भी सच्ची मोहब्बत करने वालों की रूहें वहाँ मिलती है। वो अपनी बात खत्म करता उसे एक बार फिर से अपने सीने में भींच चुका था। धर्मसाई, क्या वहाँ राजा और उस लड़की की कब्र भी है? उसके सीने से सर निकालते हुए वो काफ़ी उदासी से बोली। धर्मसाई, मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये कहानी सच्ची भी है या नहीं। मुझे तो लगता है कि किले को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसीलिए लोगों ने कहानी बनाकर रखी है। मतलब मुझे ये लगता है कि इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक झूठ है और कुछ नहीं। और तुम इस चीज़ को लेकर इमोशनल हो रही हो। दारम अपने ख्यालात बयान करते हुए बोला। तो दर को काफ़ी बुरा लगा। दारमसाई, आप ऐसे कैसे किसी की सच्ची मोहब्बत को झूठा कह सकते हैं? हो सकता है कि सब कुछ सच में हुआ हो, सच में दो मोहब्बत करने वाले बिछड़ गए हो सकता है उनकी सच्ची मोहब्बत इस किले के रूप में लोगों तक पहुंची हो। हमें किसी की सच्ची मोहब्बत को गलत नहीं कहना चाहिए। वो लड़की बेवकूफ़ थी जो राजा की सच्ची मोहब्बत को समझ नहीं पाई और अपनी मोहब्बत का इजहार करने में देर कर दी। मुझे यकीन है इस कहानी से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हो सकता है लोग इस चीज़ को समझ गए हों कि कुछ चीज़ें वक्त पर हो जाए तो ही बेहतर है। उस लड़की को धोखा देने वाले उसके अपने ही थे। उसके खून के रिश्ते कैसे उसे इस्तेमाल करते रहे। अगर वो ये बात समझ जाती तो शायद वो गलतियाँ ना करती जो उसने की और हमेशा के लिए राजा को खो दिया। मुझे यकीन है इस कहानी से बहुत सारे लोग ये समझे होंगे कि आपकी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ दे। उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए जो आपके नाम से जीता है। उसे मारना नहीं चाहिए, दर खोए खोए से अंदाज में बोली। जबकि दारम कब से उसके मुंह से ये सारी बातें सुन रहा था। कितनी मिलती जुलती थी उसकी और उस राजा की कहानी। दुश्मनों ने अपनी बेटी का इस्तेमाल करके राजा को मौत दी थी। दुश्मनों ने ये भी ना सोचा था कि जो उजड़ रहा है वो उनका अपना खून है, बिल्कुल उसकी माँ के जैसे। जिस तरह राजा की कहानी में दुश्मनों ने अपनी बेटी को खुद बर्बाद किया था, इसी तरह सिमरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी इस खेल में दर किस तरह से बर्बाद होगी। काश वो उसे इस कहानी का वो हिस्सा दिखा पाता जो इस वक्त उसकी अपनी ज़िंदगी में हो रहा था। लेकिन फ़र्क था इस कहानी के राजा और दारम शाह में। दारम शाह इतना बेबस नहीं था कि अपनी मोहब्बत को इस तरह इस्तेमाल होने देता। बोले ना, हम कितने बजे जा रहे हैं वहाँ? वो अपनी ही सोचों में गुम था जब दर ने उसका कंधा हिलाया। बताया तो सही, शाम 5 बजे। उसकी बेताबी पर वो मुस्कुराते हुए बोला। इतना लेट? तब तक हम क्या करेंगे? वह हैरानगी से उसे देखते हुए पूछने लगी तो दारम की आंखें शरारत से चमकी। करने के लिए तो बहुत कुछ है, बस तुम ताउन करो। उसके नाजुक से वजूद को खुद में कैद करते हुए वो दिलकशी से मुस्कुराया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी से उठे और फ्रेश हो जाए, मुझे भूख लगी हुई है। नीचे चलकर कुछ खाते हैं। उसके लबों पर अपना मरमरी हाथ रखते हुए वो उसके बेबाक जसारतों पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यार, बहुत ही कोई जालिम किस्म की लड़की हो तुम। तुम्हें अपने मासूम शौहर पर बिल्कुल तरस नहीं आता। तुमसे बेहतर तो वो कल वाली लड़की थी। क्या इशारा कर रही थी? अपना नंबर भी फेंका था उसने। दारम उसे देखते हुए शरारत से बोला तो दर ने उसे घूर कर देखा। इस पर दारम ने फौरन अपने लबों पर उंगली रखकर जिप का इशारा किया था। उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए उठकर फ्रेश होने चली गई। इस बार दारम ने उसे बिल्कुल तंग नहीं किया था। यार, इतनी हसीन लगोगी तो पागल कर दोगी। दर फ्रेश होकर आईने के सामने अपने बाल तौली से सुखा रही थी जब अचानक दारम उसकी गर्दन से बाल हटाते हुए उसकी गर्दन पर मौजूद शबनम के नन्हे कतरों को अपने लबों से चुनने लगा। मेरा तो कोई इरादा नहीं है किसी को पागल करने का, लेकिन अगर कोई खुद ही पागल होना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। उससे फासला बनाते हुए वो उसकी जसारतों से बचने की कोशिश कर रही थी। तुमने पागल कर दिया है जानम साई, तुम अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो रही हो। उसकी नाजुक कमर को थामते हुए वो उसे अपने करीब करते हुए बोला और साथ ही उसकी गर्दन पर झुकते हुए वो अपने लबों से उसकी सुराहीदार गर्दन को चूमने लगा। अभी थोड़ा फ़र्क बाकी है, मैं तो बिल्कुल पागल कर दूंगी। उसकी बाहों में कैद वो शरारत से खिलखिलाई। अगर पागल होना इतना हसीन है तो हाँ, मैं पागल होना चाहता हूँ। उसके नाजुक लबों को अपने लबों से चूमता वो उसे खुद में छुपा लेना चाहता था। दोस्त दारम जानम साई उसके नाजुक सरापे को खुद में कैद किए वो जा बजा अपने लबों की मेहर लगा रहा था। मतलब उसकी जसारतों से बेहाल होती वो उसकी बात पर पीछे हटी। उसे देखते हुए पूछने लगी तो दारम दिलकशी से मुस्कुराया। इसका मतलब कि तुम अहमक हो, बेवकूफ़ हो, पागल हो? उसके मतलब पूछने पर वो हंसते हुए बोला। दोस्त दारम का मतलब अहमक, बेवकूफ़ और पागल होता है? वो पूछने लगी तो दारम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया।
फिर तो दोस्त दारम का मतलब ये हुआ कि दारम अहमक है, बेवकूफ़ और पागल है। वो खिलखिलाते हुए बोली तो उसकी बात पर वो उसे घूर कर रह गया। वो कितनी आसानी से उसके अल्फाज उसी पर लुटा रही थी, लेकिन इन लफ्ज़ों का मतलब बहुत खूबसूरत है, जो कम से कम इस वक्त उसे बताने के बिल्कुल मूड में नहीं था। दूसरी तरफ अम्मा साई बाबा साई कब आएंगे, ये वो तकरीबन 16वीं बार आकर उनसे पूछ रही थी। कुछ न कुछ बात तो ज़रूर थी, लेकिन उनसे वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। उसने बस इतना ही कहा था कि उसे बाबा साई से बहुत ज़रूरी बात करनी है, और वो बात क्या थी ये जानने का तजस्सुस तो अब अम्मा साई को भी हो गया था। ऐसी कौन सी बात है बेटा साई जो तुम्हें सिर्फ अपने बाबा साई को बतानी है? मुझे भी तो बताओ, आखिर कौन सी बात करने के लिए तुम उनका इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रही हो? आपको बताने वाली बात नहीं है, ये मेरा और मेरे बाबा का टॉप सीक्रेट है, और मैं आपको अपने और बाबा के पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। अगर आपको बता दिया तो आप पहले ही इनकार करके बाबा को मना करने के लिए कह देंगी। इन मामलों में तो आप वैसे भी मेरे साथ सौतेली बेटियों जैसा सलूक करती है, इसलिए जब बाबा आए मुझे बता दीजिएगा। उनकी बात पर गर्दन अकड़ाती कमरे से बाहर निकल रही थी कि पीछे से अम्मा साई का जूता आ लगा। हाय मैं मर गई, मार डाला मुझे अम्मा साई, आप कितने जालिम खातून हैं। ज़रा तरस नहीं आता आपको अपनी मासूम औलाद पर? वो कंधा सहलाते हुए बोली। अगर मासूम औलाद तुम जैसी होती है तो पता नहीं शैतानी औलाद किसे कहते हैं। यहाँ आओ वापस और बताओ मुझे कि तुम्हें तुम्हारे बाबा साई से ऐसी कौन सी बात करनी है जिसकी वजह से तुम सुबह से कमरे के 30 चक्कर लगा चुकी हो। वो ज़रा सख्ती से बोली तो जाविश उन्हें अधूरी बात बताकर पछताई। नहीं अम्मा साई, मुझे आपको नहीं बताना, मैं जानती हूँ अगर मैंने आपको बता दिया तो अब आप बाबा साई को पहले ही मना कर देंगी। वो मुझे इजाज़त ही नहीं देंगे। वो मुँह बनाती बेहद मासूमियत से उनके पास बैठी बोली तो अम्मा साई को कुछ समझ में आने लगा। पिछले हफ्ते तुम ट्रिप की बात कर रही थी ना, कि तुम्हारे कॉलेज में कोई ट्रिप जाने वाला है। ये उसी ट्रिप से जुड़ी हुई कोई बात तो नहीं? देखो जाविश, अगर तुमने अपने बाबा साई के सामने इस मामले में ज़िद की तो मैं तुम्हारे सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो तुम। अम्मा साई ने बातों ही बातों में उसे धमकी लगाई थी। नहीं नहीं अम्मा साई, मैं बिल्कुल ज़िद नहीं करूँगी, बस बाबा साई से इजाज़त लूँगी। अगर इजाज़त दे दी तो ठीक है, अगर इजाज़त ना दी तो ना सही। वो बेहद मासूमियत से अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा रही थी, लेकिन सामने उसकी माँ थी। अम्मा साई जानती थी जाविश इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो इजाज़त लेकर ही दम लेगी। एक तो असगर शाह उसके मामले में नरम दिल के मालिक थे, छोटी होने का खूब फ़ायदा उठाती थी। असगर शाह दारम और जरनिश के मामले में जितने संजीदा थे, उसके मामले में उतने ही नर्म। जाविश की पैदाइश पर उन्होंने असगर शाह का वो रूप देखा था जो बाकी दोनों बच्चों के वक्त ना देख पाए। उसके तो उन्होंने वो लाड भी उठाए थे जिसका जरनिश और दारम नाम भी ना लेते थे। तुम उनके सामने जिक्र भी नहीं करोगी, और अब हर बात पर जिद मत किया करो। जावी, अब निकाह हो चुका है तुम्हारा, अपने शौहर के मिजाज को समझो। अपना वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम अपने शौहर के बारे में जानो। वो उसे समझा रही थी, और वो उस रोज़ वाले टॉपिक से वो खासी बेजार हो चुकी थी। समझती हूँ मैं उनके मिजाज को। देखिए, आज मैंने उनके लिए अपने हाथों से बिरयानी बनाई है। उसने फ़ौरन अपना एहसान जताया था, जो आज शाम ज़रीन बेगम ने ज़बरदस्ती उससे साहिर साई की पसंद की बिरयानी बनवाई थी। कोई एहसान नहीं किया तुमने, उसके लिए खाना बनाकर शौहर है तुम्हारा। तुम ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? और वैसे भी आज तुम्हें बिरयानी बनाने की ज़रूरत क्या थी? आज तो साहिर साई घर ही नहीं आने वाला। दारम साई घर पे नहीं है, ना तो डेरे पर बहुत काम है, सब कुछ साहिर ने ही संभालना है। अम्मा साई अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि जाविश के लिए झटका काफ़ी था। उसके 3 घंटे की मेहनत के जवाब में उसे ये खबर सुनने को मिली थी कि जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की, 3 घंटे बाद की वो घर आने वाला ही नहीं। क्या मतलब, डेरे पर काम है तो क्या घर नहीं आ सकते? और वैसे भी डेरा कितना दूर है यहाँ से? कम से कम खाना तो खा ही सकते हैं, खाकर चले जाएंगे। इतनी मेहनत से बनाई है मैंने बिरयानी, सारा दिन मैंने लगा दिया किचन में। देखे मेरी स्किन कितनी रफ़ हो गई, और अब खबर मिल रही है जनाब खाने पर ही नहीं आ रहे। हाँ तो खाना थोड़ी ना उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो तो खाए पिए बिना भी आराम से रह लेते होंगे। अगर उनका सिगरेट उनसे दूर किया जाए तब मैं पूछूं। हाय, मैंने कितनी मेहनत से
खाना बनाया। अल्लाह करे वहाँ डेरे पर उनकी सिगरेट ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ आकर मेरी बिरयानी नहीं खा सकते तो वहाँ उन्हें उनकी सिगरेट ना मिले। हाय मेरी मेहनत, मेरा सारा दिन, मेरे 3 घंटे, यही 3 घंटे लगाकर मैं अपने ड्रामे की किस्तें देख लेती। वो अपनी ही दुहाइयाँ दिए जा रही थी जबकि अम्मा साई नफ़ी में सर हिलाती उठकर कमरे से बाहर निकल गई। हाय मुझ मासूम की तो कोई सुनता ही नहीं है। अल्लाह जी आप ही सुन ले। आप तो मेरी दुआएं भी कबूल नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो बस आज साहिर शाह को घर आने पर मजबूर कर दे, वरना मेरे 3 घंटों की मेहनत वापस करे। मैं बस मैं नहीं जानती। वो आसमान की तरफ देखती अल्लाह के सामने अपना ही शिकायतनामा खोलकर बैठी हुई थी। सब ने उसके हाथ के बने खाने की तारीफ़ की थी। ख़ासकर बाबा साई ने तो पहली बार बिरयानी बनाने की खुशी में उसे इनाम भी दिया था। और अम्मा साई से छुपा कर उसने बाबा साई को ये भी बता दिया था कि वो उनसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती है। लेकिन अम्मा साई को उस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अम्मा साई नहीं चाहती थी कि वो कहीं पर भी जाए। वो अपनी बेटियों को हर तरह की आज़ादी देने के हक़ में थी, लेकिन वो उन्हें खुद से दूर भी नहीं भेज सकती थी, क्योंकि उन्हें आजकल के माहौल पर बिल्कुल यकीन नहीं था। बाबा साई ने खाने के बाद उसे स्टडी रूम में बुलाया था, लेकिन अम्मा साई के वहाँ होने की वजह से वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ट्रिप जाने में 4 दिन बाकी थे। उसे यकीन था वो किसी न किसी तरह इजाज़त लेने में कामयाब हो जाएगी। बहुत सारी तारीफ़ें वसूल करने के बाद वो आराम से कमरे में आकर गहरी नींद सो चुकी थी। आज उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साहिर साई घर वापस नहीं आने वाला था, वरना उस वसीले नशे की वजह से उसे अपनी नींद की कुर्बानी तो रोज़ देनी ही पड़ती थी। लेकिन आज वो बिल्कुल रिलैक्स थी। इतनी सारी तारीफ़ें सुनने के बाद अब साहिर शाह की डांट सुनने का उसका कोई मूड नहीं था। इसीलिए सोने से पहले उसने एक बार फिर से दुआ की थी, अल्लाह जी साहिर साई को ना भेजना, उनकी सिगरेट मत ख़त्म करना। आज मैं उनकी शक्ल देखे बिना सोना चाहती हूँ, ताकि मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आए। और अपने दिल से हर तरह के बुरे ख्यालात झटक कर वो आँखें मूंद चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में उतर गई थी, लेकिन शायद सुकून की नींद तो निकाह वाले दिन के बाद ही उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी थी। उसका घर आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ताई अम्मा साई ने बताया था कि उनकी लाडली ने आज पहली बार साहिर की पसंद का खाना बनाया है। निकाह के बाद उसने किचन में आकर खाना बनाना शुरू कर ही दिया था। वैसे खाना बनाना तो उसे हमेशा से ही आता था, लेकिन वो इन सब कामों से ज़रा दूर ही रहती थी, क्योंकि ताया साई का कहना था कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसे घर के काम में मत उलझाओ। और उनके हुक्म के बाद ही ताई अम्मा साई ने उस पर घर के कामों की जिम्मेदारी तो नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ही सही उसे कोई ना कोई काम सिखाती रहती थी। लेकिन इन कामों को करने का वक्त अब आया था। अब वो कभी कभी किचन में घुसकर कुछ न कुछ बनाती थी, लेकिन साहिर शाह की पसंद का खाना उसने अब पहली बार बनाया था। और साहिर को यकीन था कि उसने अपनी मर्ज़ी से हरगिज़ नहीं बनाया होगा, लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसने कुछ तो बनाया उसके लिए। उसने घर में कदम रखा तो रात का 1:30 बज रहा था। इस वक्त तक सब मुलाजिम अपने अपने काउंटर पर चले जाते थे। वो खुद भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। वो हमेशा से ही रात लेट ही घर वापस आया करता था। उसकी वापसी का वक्त 11 से 1 बजे के दौरान था। ये तो ताई अम्मा साई की मोहब्बत थी कि उसके भूखे रहने के ख्याल से उसका इंतज़ार करती रहा करती थी। और अब उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी अपनी बेटी के हवाले कर दी थी। पहले तो वो शर्मिंदा हुआ करता था कि बेचारी ताई अम्मा साई इतनी देर उसका इंतज़ार करती है, उसके लिए अपनी नींद ख़राब करती है, लेकिन अब उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी, क्योंकि उसके हिसाब से ये जाविश की जिम्मेदारी थी, बल्कि उसका फ़र्ज़ था कि वो अपने शौहर का इंतज़ार करे। अब तो वो जानबूझकर रात देर से घर आता था, क्योंकि अपनी मासूम लोमड़ी को अपने इंतज़ार में बैठे देखकर उसे अच्छा लगता था। वो नींद से भरी आंखों के साथ रोज़ उसके इंतज़ार में बैठी होती थी। कभी कभी दिल मलामत करता था कि वो इस मासूम पर काफ़ी जुल्म ढाता है, लेकिन इस जुल्म का भी अपना ही मज़ा था जो सिर्फ वही समझ सकता था। और फिर इस इंतज़ार की वजह से फजर के वक्त वो ताई अम्मा साई से बहुत सारी डांट भी सुनती थी, और हर रोज़ सुबह नाश्ते के वक्त उसका मुँह बना हुआ होता था, जो उसके लिए काफ़ी दिलचस्प था। उसने किचन में झांका तो आज वो उसके इंतज़ार में नहीं बैठी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसने पहले ही बता दिया था
कि वो रात को घर वापस नहीं आएगा, लेकिन वो उसका इंतज़ार भी तो कर सकती थी। आखिर वो उसका शौहर था, उसे भूखा छोड़कर वो कैसे आराम से अपनी नींद पूरी कर रही थी, जो उसकी नज़र में तो जुर्म से कम नहीं था। उसने एक नज़र किचन में देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अब वो उसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ तो नहीं कर सकता था। बेशक उसका वापस आने का इरादा नहीं था, लेकिन उसे वापस आने के लिए मजबूर करने वाली भी तो वही थी ना। ना बनाती उसके लिए बिरयानी तो शायद वो आज लौट कर ना आता, लेकिन अब वो आ गया था तो जाविश को भी अपना फ़र्ज़ निभाना था। उठो लड़की, क्या घोड़े गधे बेचकर सोई हो? वो उसके सर पर सवार उसे कब से जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि साथ वाले बेड पर सानिया आराम से सो रही थी। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह जी, मैंने आपको अच्छे ख्वाब दिखाने के लिए कहा था। मैंने नहीं देखना गंदा ख्वाब, प्लीज़ इस ख्वाब को ख़त्म करें। वो आँखें बंद किए बड़बड़ाई थी, जबकि ख़ुद को बुरा ख्वाब कहने पर साहिर शाह के बेशिकन माथे पर बेहिसाब बल नुमाया हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुरा ख्वाब कहने की? वो उसका बाजू पकड़कर झटके में उससे अपने मुकाबिल खड़ा कर चुका था। उसकी सारी नींद हवा हुई थी। वसीले नशील नशिल मेरा मतबल साहिर साई, आप तो नहीं आने वाले थे ना? वो आंखें मलती बेहद मासूमियत से बोली, जबकि नींद से बार बार आंखें बंद हो रही थी। साहिर ने एक नज़र सानिया को देखा और फिर उसका हाथ थामते हुए तकरीबन घसीटते हुए बाहर निकाल लिया था। तुम्हें एहसास है लड़की, तुम्हारा शौहर भूखा प्यासा घर वापस आया है और तुम आराम से नींद पूरी कर रही हो? बहुत गलत बात है। चलो जल्दी से खाना दो, मुझे भूख लगी है। वो उसे अपने साथ किचन की जानिब लाते हुए कह रहा था, जबकि वो बिना दुपट्टे बिना जूते के उसके साथ घसीटती चली आ रही थी। मुझे जूते तो पहनने दे, मेरा दुपट्टा ऊपर रह गया। उसने जैसे ही किचन में कदम रखा, उसकी मनमनाहट सुनाई दी। साहिर ने एक नज़र उसकी जानिब देखा तो जैसे नज़रें पलटने से इनकार कर गई। बिना दुपट्टे के उसका हसीन सरापा उसकी निगाहों के सामने था। उसने पूरे इस्तेहकाक से उसके वजूद को अपनी नज़रों के कैद में लिया। सर्दी अब इतनी भी नहीं है कि तुम बिना जूतों के ना रह सको, और वैसे भी तो तुमने जूते ना पहनने की कसम खा रखी होती है, और दुपट्टे की ज़रूरत नहीं। यहाँ कोई गैर तो नहीं जिसके सामने तुम्हारा दुपट्टा पहनना ज़रूरी हो। जाओ जल्दी से खाना निकालो। वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए सिगरेट सुलगाने लगा। क्यों इस सिगरेट से पेट नहीं भरता? वो पलटकर फ्रिज के करीब जाते हुए बड़बड़ाई थी। उसने बेहद कम आवाज़ में कहा था, लेकिन साहिर ने सुन लिया। जाविश ने बेइख्तियार अपनी गुस्ताख ज़बान दांतों तले दबाई थी। ये सिगरेट पेट नहीं भरता, सिर्फ नशा पूरा करता है। वो गहरा कश लेते हुए बोला, मैंने ना इंटरनेट चेक किया था। सिगरेट पीने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, ये बहुत गलत होता है, इसे नहीं पीना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको इसे पीकर मिलता क्या है। आखिर हासिल क्या होता है इसमें जो इसे पीना इतना ज़रूरी होता है? वो माइक्रो से बिरयानी की गर्म प्लेट निकालते हुए उसके सामने रखने लगी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। इस तरह बिना चप्पल के यहाँ रुकना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और असल वजह वो दुपट्टे के बिना यहाँ थी। हाँ, वो उसका शौहर था, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी उनके दरमियान एक पर्दा था, जिसकी वजह से साहिर से उसका यूँ हिचकिचाना एक नॉर्मल सी बात थी। साहिर बिना उस बात को अहमियत दिए बिना अपना सिगरेट मुकम्मल करने में मसरूफ़ था। ये बाद में भी तो पिया जा सकता है ना, पहले आप खाना खा लें। उसे मुसलसल सिगरेट सुलगाए देखकर वो तंग आ गई थी। उसे वापस अपने कमरे में जाना था। इस वक्त उसे बहुत नींद आ रही थी, और यूँ बिना दुपट्टे के यहाँ रुक कर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन जानती थी कि साहिर बिना चाय के उसे जाने नहीं देगा। इसीलिए उसकी सिगरेट को देखते हुए बोली, जो आधे से कम हो चुकी थी, खाता हूँ यार, मुकम्मल तो करने दो। वो गहरा कश लेते हुए बोला तो जाविश ने उसे घूरा। सिगरेट ना हो गया आबे हयात हो गया, जिसे पीना इतना ज़रूरी है। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए चाय के लिए बर्तन निकालने लगी। तुम पियो तो पता चले कि इस नशे में क्या नशा है। वो एक और कश लेता मुस्कुराया था तो उसने पलटकर उसे देखा और हाथ उसके सामने कर दिया। उसका नाजुक सरापा साहिर शाह को बुरी तरह से अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें सिगरेट पीना है? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। वो उससे इस तरह की उम्मीद तो हरगिज़ नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसकी सोच से आगे थी। हाँ, तो आप ही तो कह रहे हैं कि पियो तो पता चले कि इस नशे में क्या नशा है, तो दिखाए मुझे भी, मैं भी देखती हूँ कि इसमें क्या नशा है। उसे देखते हुए बोली। उसे यकीन था कि साहिर खुद अपना सिगरेट छोड़कर अपना खाना शुरू कर देगा, या फिर उस पर सख्ती करेगा, गुस्सा होगा, लेकिन अभी के लिए सिगरेट छोड़ देगा। लेकिन उसकी सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ था। साहिर ने लम्हे में अपना आधा अधूरा सिगरेट उसकी उंगली में फंसा दिया। लंबा कश लेना मज़ा आएगा, वो आंख दबाता दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। तो जाविश ने बेयकीनी से उसे देखा, मतलब वो उसे अपनी तरह नशे बनाना चाहता था।
अरे पियो ना, पहली बार कोशिश कर रही हो तो हो सकता है कड़वा भी लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। चलो जल्दी करो, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। वो खाने की प्लेट अपने सामने करता खाने में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि निगाहें उसी के हाथ पर जमी हुई थी। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कोई नशई थोड़ी हूँ, वो उसकी सोच पर अफसोस करते हुए बोली। तो साहिर साई ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा। तुम क्या हो क्या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे आखिरी कष्ट लेकर तुमने मेरा नशा तोड़ा है, और अब तो तुम्हें ये कष्ट लेना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो करो, वो उसे देखते हुए बोला। जबकि उसकी बात के बाद अब वो कभी साहिर साई को तो कभी अपने हाथ में पकड़े सिगरेट को देख रही थी। कैसा शौहर था उसका जो उसे सिगरेट पीने पर मजबूर कर रहा था। ठीक है, ठीक ही कहती थी वो, साहिर साई अपने हमसफ़र को भी अपनी तरह नशे बनाएगा। आप मुझे ज़बरदस्ती सिगरेट को पीने पर मजबूर नहीं कर सकते साहिर साई, मैं ये नहीं पीना चाहती, और वैसे भी ये बहुत बुरी चीज़ है। मैं ऐसी किसी चीज़ को कभी मुंह नहीं लगाऊंगी। आई एम सॉरी, मैं ऐसे नहीं पीऊँगी। वो उसे देखते हुए बोली और सिगरेट को डस्टबिन में गिराने लगी, जब अचानक साहिर साई ने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया। मैं कुछ नहीं जानता जाविश, तुमने मेरा नशा तोड़ा है। तुमने मुझसे सिगरेट की डिमांड की, मैंने तुम्हें दिया, वो भी अपना वो सिगरेट जो मैं पी रहा था। तुम मुझे नशेई कहती हो ना? क्या तुम ये नहीं जानती कि एक नशे के लिए उसका नशा कितना अहम होता है? क्या तुम्हें एहसास भी है कि ये मेरे लिए कितना अहम था? मैंने अपनी सबसे ज़्यादा मनपसंद चीज़ तुम्हारे हवाले कर दी, और अब तुम ये नहीं पी सकती। वो उसे घूरते हुए बोला। उसकी सर्द निगाहों में गुस्सा था। उसे लगा कि अभी वो उसे जान से मार डालेगा। अब उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो वक्त उसे याद आया जब उसने उसकी चोरी को सारे घर में नशर कर दिया था, जिसके बाद चाचू साई की पाइप की मार, जिससे वो अब तक नहीं भूला था, और अब इस मार के बाद सिगरेट जो उसके चेहरे पर लगाया था। सिगरेट काफ़ी हद तक जल चुका था, कम से कम उसके इस कष्ट जितना तो हरगिज़ न था जितना वो नॉर्मल लेता था। जैसे जैसे वो जल रहा था, जाविश को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हो रहा था, लेकिन उसे ये गंदी चीज़ अपने लबों से लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होने वाली थी। मेरा मुंह देखना बंद करो और लो कश, इससे पहले कि वो जलकर राख हो जाए। उसकी चोरी वो पकड़ चुका था, इसीलिए फिर से बोला। आपने कहा कि आपने मुझे अपनी सबसे मनपसंद चीज़ दी, तो क्या ये है आपकी सबसे मनपसंद चीज़? जली हुई सिगरेट। वो बहाने से उसे बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ एक जली हुई सिगरेट नहीं है मिसेस जाविश साहिर शाह, इसमें तुम्हारे शौहर की सांसें हैं। तुम जानती हो इस सिगरेट को पीते हुए मैंने अपना कितना नुकसान किया है, और मैंने अपना इतना नुकसान इससे मुकम्मल करने के लिए किया था, लेकिन इसको मुकम्मल करने से पहले मैंने इसे तुम्हारे हवाले कर दिया। एक नशे तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसे उसका नशा मुकम्मल ना मिले। तुम्हारी वजह से मेरा नशा टूटा है, और यकीन करो जाविश, अगर ये सिगरेट जल गई ना तो मैं तुम्हें ये पूरी सिगरेट ज़बरदस्ती पिलाऊंगा। वो अपने हाथ में मौजूद एक मुकम्मल सिगरेट उसे दिखाते हुए बोला, तो उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। इस मुकम्मल सिगरेट को पीकर अपनी हालत बिगाड़ने से बेहतर था कि वो यही एक आखिरी कश ले जवा जो अब बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। साहिर साई का कोई भरोसा नहीं था, न जाने वो क्या से क्या कर देता। उसे अपनी जान अजीज़ थी। ठीक है, मैं इसे पी लेती हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि ये बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहेगी। आप किसी को नहीं बताएंगे। उसने अपने हाथ में मौजूद जलती हुई सिगरेट देखकर उससे वादा लेना चाहा, तो साहिर साई के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। हाँ जाविश, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, जिस तरह तुमने किसी को नहीं बताया था और बाबा साई ने मुझे पाइप से मारा था। वो उसे कुछ याद दिलाते हुए बोला, तो जाविश ने सर झुका लिया। हाँ, उसने वादा किया था उस दिन कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन नीचे आते ही उसने खबरनामे की तरह ये खबर हर किसी के कानों में उड़ेल दी थी। तब मैं बच्ची थी साहिर साई, लेकिन अब मैं सब समझ सकती हूँ। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। उसने यकीन दिलाना चाहा। हाँ ठीक है, फजूल की बहस करना बंद करो, जल्दी पियो इसे, वो सख्ती से बोला। उसके अचानक कहने पर जाविश ने आंखें बंद करते हुए अपना हाथ लबों की जानिब बढ़ाया ही था कि अचानक साहिर साई ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए उसे अपनी जानिब खींचा। इससे पहले कि सिगरेट उसके लबों से टकराता, वो उसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में ले चुका था। जाविश को अपनी धड़कन रुकती हुई महसूस हुई, जबकि वो उसके लबों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता उसकी सांसों को खुद में कैद कर गया। उसके हाथ से सिगरेट ज़मीन पर गिर गई। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। जब अपनी मज़ाहमत में वो कामयाब ना हो सकी,
तो बेबसी से उसके कुर्ते के कॉलर को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। अब साहिर शाह की मर्जी वो उसे आज़ाद करे या ना करे, वो बस खामोशी से इन लम्हात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। सिगरेट की महक उसकी नाजुक वजूद, उसकी नाजुक सांसों में अजाब बनकर जज्ब हो रही थी। उसकी कमर में अपने बाजू हायल किए वो उन दोनों के दरमियान इंच भर का फासला भी ख़त्म कर चुका था, जब अचानक ही बाहर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई, तो जिससे साहिर शाह अपने होश आवाज़ में लौट आया। वो उससे ज़रा पीछे हटते हुए एक और सिगरेट सुलगा चुका था, लेकिन जाविश अब भी उसी के सहारे पर खड़ी थी। शायद ये सब उसके लिए बहुत अचानक था। उसे जैसी ही आज़ादी मिली वो बेजान सी उसके सीने से आ लगी। वो होश हवास से बेगाना उसके सीने पर सर रखे गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसे यकीन था कि अगर साहिर साई उसे और थोड़ी देर उसे ना छोड़ता तो जान से हाथ धो बैठती। वो उसे अपनी बाजुओं में कैद किए उसका सर अपने सीने से लगाए हुए था कि वो होश की दुनिया में वापस लौटकर सीधी हुई उसे अपनी कंडीशन का एहसास हुआ। बिना दुपट्टे के उसके सामने यूं बेशर्मों की तरह खड़ी थी। क्या हुआ मासूम लोमड़ी, लगता है कश पसंद नहीं आया। खैर पसंद आए या ना आए, साहिर शाह ने कसम खाई है कि वो अपने हमसफ़र को भी अपनी तरह नशेई बनाएगा। तैयार हो जाओ, तुम्हारी सांस सांस में साहिर शाह अपना नशा भरेगा। वो मुस्कुराते हुए अपनी कमीज़ तय करता अपने कमरे से बाहर निकलने लगा, जब अचानक कुछ याद आने पर मुड़ा। वो जो उसे दरवाजे की जानिब जाते देख रिलैक्स हुई थी, उसके पलटकर वापस आने पर अलर्ट हो गई। तुम्हारे नशे साई के मुंह को एक और नशा लगा है, और यकीन करो ये नशा इस नशे से ज़्यादा नशीला है, और इस नशे को पूरी तरह से रुखसती के बाद टेस्ट करूँगा। उसके निचले लब को अंगूठे से बड़े बेबाक अंदाज में छूते हुए वो एक बार फिर से उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। उसके चले जाने के बाद भी वो न जाने कितनी देर वहीं बैठी रही। उसने एक नज़र ज़मीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े को देखा था, जिस पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर उसने इस वक्त जूते पहन रखे होते तो उसे मसल कर अपना गुस्सा निकाल देती, लेकिन उसके नशई साई ने तो उसे जूते पहनने का भी मौका ना दिया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।